जरूरी है। ठीक है, जरूरी है मैच। मैच क्या, आप मुझे बता सकते हो, हम इसको डिस्कशन में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। इसमें केस स्टडी भी आ सकती है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आप बीसीएम में कोई बच्चा हो या कुछ भी हो तो उनकी केस स्टडी पेपर में आई हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर या 2 साल पहले केस स्टडी वाले क्वेश्चंस ये आ चुके हैं, नाइन्थ में भी। ठीक है, तो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन मुझे करवाना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम, मुझे करवाना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 करवाना है, क्वेश्चन 8 कर चुके हैं, नाइन्थ करवाना है, 10th कर चुके हैं, 10th को टिक मार सकते हो। 11th करवाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। 12th हम कर चुके हैं, है ना। स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रो, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कर लिया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 17th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जो फिर से स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है ना, यहां से। रियो स्टॉप। सिद्धार्थ, कितू। समायरा। सॉरी मैम। हाँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था सॉल्व, मैंने क्लास में करवाया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे करवाना है। 19th इंपॉर्टेंट है, 2020 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन ही है जो बार बार प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, ये होते हैं टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन। इसमें लिख सकते हो कि 19th 20th ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। 21st डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम है, ये हम कर चुके हैं, तो ये हमें करवाना है, मुझे करवाना है। 22nd कर चुके हैं, 23rd कर चुके हैं। ठीक है, 24th मुझे करवाना है। उसके बाद सम मोर लीनियर इक्वेशंस, एक पेज छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सेक्रेड हार्ट के पेपर में 2 साल पहले आया था, तुमसे पहले वाले बैच में। पिछले साल नहीं, उससे भी पहले, 2 साल पहले। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी करवाना है मुझे। सेकंड क्वेश्चन 10% वाला समझ में आ गया था, हो गया था, समझ में आ गया सबको, गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, ये सारे करवाने वाले हैं। नाइन्थ क्वेश्चन ये मैंने करवाया हो। 2 digit number is divided by sum of its digits, quotient is 8, 10th digit ये करवाया हुआ है। सॉरी, नाइन्थ करवाया है, 10th भी करवाया हुआ है। 11th करवाना है, 12, 13, 14, 15, 16 करवा दिया था कल। 16th क्वेश्चन समझ में आया था, प्राइस वाला। 50% इंक्रीज हो जाएगा प्राइस तो 150% हो जाएगा। किसी भी चीज को 50% इंक्रीज करते हैं तो वो 150% बन जाती है। कल तुम्हारे मार्क्स 40 आए थे और तुमको मैम 50% इंक्रीज हो गए, तो मतलब अब तुमने 20 और स्कोर किया है तो 60 हो गया। तो टोटल इंक्रीज जो तुम्हारा हुआ है, अब मार्क्स कितने हो गए, 150% हो गए। ठीक है, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ आई टेक 50, पहले 40 मार्क्स आए थे, तुमने कहा 50% इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो ओरिजिनल मार्क्स का, पिछले वाले मार्क्स का अब तुमने 150% स्कोर किया है, हमने +50 प्लस कर दिया, मार्क्स बढ़ गए। तो देखो क्या होगा, यही है ना, करोगे सॉल्व, 60 मार्क्स आए। तो किसी चीज को जब इंक्रीज करते हैं, बेस 100 होता है, उसमें प्लस परसेंटेज को कर देते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं कहूं नहीं, 10% डिक्रीज हो गए, 40 मार्क्स थे, अब तुम्हारे मार्क्स 10% कम हो गए, तो तुम्हारे मार्क्स 90% आए हैं, पिछले वाले मार्क्स का 90%। तो 10% का मतलब है मैंने -10 किया, 100 में -10 किया तो क्या आ गया, 90%, और ये आ जाएगा 36 मार्क्स। क्लियर है बच्चे सबको ये, है ना। ये चीज याद रख लेना, इसको लिख लो। ठीक है, जैसे मैं कहूं 50% इंक्रीज, नाउ व्हाट मैटर्स इज नॉट द नंबर बट हाउ वी आर ट्रीटिंग दैट नंबर। लिख लो इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये चीज यूज हमें देखनी है, कंपाउंड नहीं सिंपल इंटरेस्ट में देखनी होगी, कंपाउंड का नाम लेकर तुम्हें डराना नहीं है। 50% इंक्रीज का मतलब है, फोन छोड़ दे बच्चे। 50% इंक्रीज का मतलब है आई एम राइटिंग 150% ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, इसको मैं थोड़े और अच्छे वे से लिखवा देती हूँ आपको। नंबर एक्स इंक्रीजेस बाय 50%, इस चीज को लिख लो। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, नंबर एक्स इंक्रीजेस बाय
50%, therefore new number is 100 प्लस 50/100, और इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x, जिसे हम कहते हैं 150% ऑफ x। स्टॉप। 150 समझ में आ गया बेटा मैं क्या कर रही हूं? आपका ये नंबर जो है कुछ भी हो सकता है, 50, 40, 38, 29। आपको क्या करना है, उस नंबर को 100 में ऐड करके परसेंटेज लगा देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही नंबर x डिक्रीजेस बाय 10%, देयरफॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे और अपने इस x वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो नई चीज है ना, जो हमारे पास अब वैल्यू रह गई है, वो 90% है। सिंपल, जैसे सेल में लेने आते 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90% निकालते हो, 10% निकाल के माइनस करते हो। अब कोई और होगा, वो प्रो लेजेंड जो आते हैं ना, कि वो 90% निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई इतनी हमें? तो इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में समझ में आ गया, ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यो स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना वर्कशीट का, वही पूरा कर लेते हैं। 17 18 मैंने क्वेश्चन में दिया था, नहीं, होमवर्क में। चलो 17 18 क्लास में ही करवा देती हूँ। रियो जरूरी चीज है, आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, कहाँ लिखा था इसका आंसर, सॉल्व ही नहीं किया हमने। मैं बता देती हूँ। रियो स्टॉप। तो अभी दो क्वेश्चन इसमें से करने हैं, उसके बाद हम लोग थोड़े सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक और प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना शुरू कर दो, हो जाएंगे वो भी स्टार्ट। कंप्लीट नहीं होंगे, एक या दो क्वेश्चन तो मैं स्टार्ट करी दूंगी। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, 17 क्वेश्चन पढ़ो। 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज क्वोशंट एंड 3 एज रिमाइंडर। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड के पेपर में, तुम्हारे वाले साल में नहीं, इससे 2 साल मतलब 24 25 में। ठीक है, 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय, तो दो नंबर्स की बात हो रही है ना, तो पहली चीज तो हमें क्या करना होता है, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई क्या होगा, लेट नंबर वन, लेट ग्रेटर नंबर, है ना, क्योंकि ग्रेटर की बात हो रही है, तो हमने कहा जी बड़े नंबर को हमने एक्स ले लिया, छोटे नंबर को हम वाई ले लेते हैं। फेयर इनफ। लेट द ग्रेटर नंबर एक्स, लेट द लोअर नंबर स्मॉलर नंबर बी वाई। लोअर की जगह विल राइट स्मॉलर। तो हमने अब डिफाइन कर दिया कि ग्रेटर की बात हो रही है तो मैं एक्स लूंगी, स्मॉलर की बात हो रही है तो मैं वाई लूंगी। ठीक है, तुम तीनों बच्चों ऑनलाइन क्यों आज फिर से? समायरा, कोविद और जियाना। मैम मैं शनायरा के साथ ही आती हूँ। ओके, और मैम समायरा मैं भी। ठीक है। मैं तुम तीनों को ऑनलाइन तो अलाउड है, मुझे पता है तुम तीनों पढ़ लेते हो, तुम सब बच्चे नहीं कर सकते ये। चलो, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर इज बाय रेगुलर। कभी कभार कभी बीमार हो कहीं हो तो जरूर कर लेना, बट रेगुलर मैं नहीं अलाउ करूंगी, मैं फिर कंप्लेन करती हूँ पेरेंट्स। लेट ग्रेटर नंबर इज एक्स, स्मॉलर नंबर इज वाई। अब उसने क्या कहा है, 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो क्या लिखोगे, 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। समझ में आ गया? 3x किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय y, वी गेट 4 एज क्वोशंट एंड 3 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो एक चीज आपने ना छोटे होते पढ़ी होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद है? वो चीज यहां काम आए। ठीक है। अब तुमने जब इसमें लिखा ना कि 3x को y से डिवाइड किया, चलो 3x को y से डिवाइड किया, यहां पर मैं इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पा रही, तो जहां पे मैं रुक गई ना, तो मैं इसको किसी और वे से अप्रोच करूंगी कि 3x बाय y, तो मैं समझा सकती हूँ उस चीज में कि 3x को y से डिवाइड किया तो कोशेंट कितना था? 4। और रिमाइंडर कितना आया? 3 है ना? अब इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड कितना है बता सकते हो? इन सभी टर्म्स में डिविडेंड कितना है? डिविडेंड क्या होता है जिसको डिवाइड किया जा रहा है? 3x। डिवाइजर क्या है? बाय, सबको पता है। कोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना है? बन गया, लिखो। आगे इक्वेशन। बोर्ड का क्वेश्चन है सच में, या इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे आने के, ये वो क्वेश्चन। अब दूसरी इक्वेशन आप खुद बात करोगे, खुद सॉल्व करोगे। देखो उसने कहा है ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्या लिया था? 7y। डिवाइड कर रहे हैं ग्रेटर वन, ग्रेटर क्या था? x। कोशेंट कितना आ गया? 5 एज कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 1। अब क्या इक्वेशन बनेगी? 7 5 करो सॉल्व। बस इसमें x और y ध्यान से देख लेना, ठीक है? क्योंकि देखो यहां पर आपके पास बचा 3x माइनस 4y माइनस 3 = 0। आई टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाती हूँ, तो -5x प्लस 7y माइनस 1 = 0। ठीक है। उसके बाद आप चाहे इसमें x को एलिमिनेट करो चाहे y को, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, राइट? सो मैं कोशिश करती हूँ, चलो इसको 5 से किया मल्टीप्लाई और इसको 3 से कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो है 15x माइनस 20y माइनस 15 0, और -15x प्लस 21y माइनस 3। अब इनको प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए? एज इट इज रखें, क्योंकि दोनों के साइन जो हम वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके साइन ऑपोजिट्स में है। ये प्लस में, ये माइनस में है, कुछ नहीं करना होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। प्लस करने पे ही ये कैंसिल हो रहा है, साइन चेंज नहीं चाहिए क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता है। -20 प्लस 21 बाय -15 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 18। तो भी एलिमिनेशन मेथड समझ में आया थोड़ा बहुत? आपका नाम मैं फिर से भूल गई बेटा, हरवीर, है ना? हाँ, मुझे नंबर देके जाना है एंड मुझे बता दो आपने ज्वाइन करना है कि नहीं। हरवीर, राइट? समझ में आया? एलिमिनेशन करनी समझ में आई क्वेश्चंस थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत। वो सारे जवाब हमारे। ये आ गया 3x माइनस 4 × 18 माइनस 3 = 0। सो 3x माइनस 72 माइनस 3 विच इज -75। x की वैल्यू आ गई 25। तो x आपका बड़ा ही था 25, y छोटा था 8। वेरीफाई भी कर सकते हो 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 75 को 18 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। 18 4 ज़ा 72 और 3 रिमाइंडर होगा। और ऐसे ही 7 टाइम्स द स्मॉलर, 7 टाइम्स स्मॉलर, 18 7 ज़ा 9 7 ज़ा कितना होता है? उसको डबल कर दो, 126। 126 को जब आपने 25 से डिवाइड किया तो 5 5 25 5 ज़ा 125, और 1 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो बिल्कुल ठीक है हमारे नंबर्स, समझ में आ गया? शुरू हो गया ना ये, राइट? अब हमारे पास है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी ना इंटरेस्टिंग है। इसमें भी इक्वेशंस कैसे फॉर्म होगी ना, वहीं पर एक बार अटक जाते हैं जब पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास देर आर सर्टन नंबर ऑफ बेंचेस। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ, पढ़ो। इन अ क्लास देर आर सर्टन नंबर ऑफ बेंचेस। ये भी हाई प्रोबेबल क्वेश्चन था। मुझे लगता नहीं आपके वाले रीजन में तो नहीं आया था ये, बट ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था जो बोर्ड्स में उस साल आ सकता था 24 25 में। ठीक है, 24 25 का पेपर ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल था।
In a class there are certain number of benches. If 3 students sit on each bench, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, बेंचेस हैं, अगर 3 बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं, देन 9 स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी सीट। इस पूरे अब तक जितना भी हमने पढ़ा, क्या चीज फिक्स रहेगी? बेंचेस और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम वेरी क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे एक बेंच पे बैठ रहे हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा रहे हैं, 3 बैठे नहीं नहीं यार, टाइट होकर बैठो, 4 4 बिठा दो, 5 5 बिठा दो, यही सब कर रहे हैं हम। तो जो फिक्स रहेगा वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और बेंचेस को नहीं हम बढ़ा रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस एक्स ले लो, एंड स्टूडेंट्स पर बेंच वाई ले लिया। ठीक है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लो, बिकॉज दिया हुआ है 3 स्टूडेंट्स पर बेंच। लेट, दो चीजें जो नहीं इसमें शिफ्ट होगी वो है, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस इक्वल टू एक्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 बच्चे हर एक बेंच पे बैठ रहे हैं। कितने बेंच है? 3 बच्चे बैठ रहे हैं हर एक बेंच पे, कितने स्टूडेंट्स हो गए जिनको सीट मिल गई? एक्स बेंचेस हैं, 3 3 बच्चे एक बेंच पे बिठाए हुए हैं, तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय, 2 बेंच है, 3 3 बच्चे बिठा रहे हो, कितनी सीट्स है? कितने बच्चे बिठा सकते हो? तुमने 2 बेंच रखे हैं, हर एक बेंच पे तुम 3 बच्चे बिठा रहे हो, तो तुम कितने बच्चे की सीटिंग करे? यहाँ पे 6 बच्चे बना रहे हो ना, तो 3 × 2 किया। अब मैं कह रही हूँ तुम्हारे पास एक्स बेंचेस हैं, तुम हर एक बेंच पर 3 बच्चे बिठा रहे हो, और ऐसे करते हुए एक्स बेंचेस हैं, तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी? 3x। तो इतने बच्चे तो बैठ गए, और कितनों को सीट नहीं मिली? नहीं, 9 है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे 9 है। देन 9 स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी सीट। तो इतने बच्चे बैठ गए, और कितने खड़े हुए हैं? 9। तो इसमें मैं क्या करूंगी, ऐड, और मेरे पास क्या आ जाएंगे, इतने बच्चे हैं क्लास में, 3x + y, 3x + 9 इक्वल टू y। बट ए 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच, 4 बच्चे बैठ रहे हैं आप, 4x। ठीक है, 1 bench remains unused। हम्म, है ना, 4 सिट्स ऑन ईच बेंच, कितना बेंच खाली रह गए? अगर 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं हर एक बेंच पर, ठीक है, तो कितने बेंच खाली रहे? 1 bench remains unused। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 बैठे हैं स्टूडेंट्स x - 1 बेंचेस पर, और मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, क्योंकि तुमने कहा तुम्हारे पास 10 बेंचेस हैं, मैंने 4 4 बच्चे बिठा दिए, तो ऐसे करते करते तुम्हारे पास एक बेंच खाली रहा, तो तुम्हारे 9 बेंचेस ऑक्यूपाइड हुए, है ना, कि 4 4 बिठा देते हैं। तुमने बिठाना शुरू किया, एंड यू रियलाइज कि एक बेंच खाली है, तो इसका मतलब अगर जितने भी हमारे पास बेंचेस थे उसमें से एक खाली है, तो ऑक्यूपाइड कितने हैं? x - 1। तो 4 × x - 1 इक्वल टू y। ये दो इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब इसे आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू y। सो 3x + 9 इक्वल टू 4x - 4। तो यहां से 13 इक्वल टू x, नंबर ऑफ बेंचेस आ गए 13। सो 3 × 13 + 9 y, 39 + 9 48, है ना। तो अगर 4 4 बच्चे बिठाओगे तो 12 हो गए ना, हर एक बेंच पे 4 बच्चे बिठा रहे हो, 48 स्टूडेंट्स है, तो 12 बेंचेस में काम खत्म, एक बेंच खाली रह गया। और अगर 3 3 करके बिठा रहे हो तो 45 तो बैठ गए, है ना, नहीं,
339 बैठ गए, 9 बज गए, वही तीन तीन करके हम बेंचेस पे बिठा रहे हैं, 13 बेंचेस हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ बेंचेस इक्वल टू 13 एंड टोटल स्टूडेंट्स 48। चले जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। परेशान क्या हो? ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। कर लिया सबने ये वाला? क्वेश्चन 6 पढ़ना शुरू करो, विच इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 6। Suzanne invested certain amount of money in two schemes A and B, which offers interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. दो स्कीम्स हैं ए एंड बी, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और एक में है 9%। उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, टोटल अमाउंट का। ठीक है, सो शी रिसीव्ड 1860 एट एज एन एनुअल इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट मिला 1860 का। लेकिन अगर वो 8% वाली मनी 9% पे इन्वेस्ट कर देती और 9% वाली मनी 8% पे इन्वेस्ट कर देती, तो कहते उसको इंटरेस्ट मिलता 20 ज्यादा। तो पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 1860। कितना मिल जाता? 20 रुपए और मिल जाता, तो कितना मिल जाता? 1880। तो समझ में आ गया। अब इसमें से हमें इक्वेशंस फॉर्म करके बताना है कि उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया हर एक स्कीम में। तो दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई क्या शो करेगा? मनी ए स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया, बी स्कीम में कितने पैसे डाले, है ना। सो लेट द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज इक्वल टू रुपीज एक्स। लेट मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है ना, दो वेरिएबल्स ही आ गए। ये एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है, 24-25 में आपके वाले रीजन में ही आया हुआ है, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो अब इसमें उसने कहा है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ए स्कीम में 8% है, बी स्कीम में 9%। अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट अगर पढ़ा हो, कभी पढ़ा था ना 8th में, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? वो ये ना, मैथ्स में कहते हैं ये थोड़ी है कि पढ़कर, अगर हमें तो ये है ही नहीं टॉपिक। मुझे किसी ने कहा था कि मैम ये तो हमें सिंपल इंटरेस्ट तो 8th में कराए थे, तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैंने कहा 2 + 2 क्या होता है? कहते 4। मैं कहे तो किया था हमने 3rd में एडिशन, ये तो बी भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ और ऐसा पूछूं जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछूं, है ना, या कुछ ऐसी चीज जो 11th का टॉपिक है, इंटीग्रेशन पूछूं, वो आउट ऑफ सिलेबस है। जो चीज आपने पढ़ी नहीं हुई वो आउट ऑफ सिलेबस होगी। जो चीज पहले क्लासेस में करवाई है, तो 9th हमने याद रखना, 9th का पेपर में पूछता है, मतलब 9th का कुछ ना कुछ तो पेपर में आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल कितना है? एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक्स को? पहले वाले में 8% है ना, तो 8/100। टाइम कितना है? 1 साल ही है। पर एनम एज एनुअल इंटरेस्ट का हुआ है, एनुअल मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो इसको × 1 कर देंगे। ठीक है, और दूसरी स्कीम में वाई रुपीज इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और ये भी 1 साल है। तो यहां पे जो इंटरेस्ट मिला वो है 8x/100 और 9y। द टोटल इंटरेस्ट इज 1860। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? इतना तो बोले पड़ते हैं। हाँ जी, तो
जो ये 1860 था, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट था एक स्कीम से कि टोटल इंटरेस्ट था? शी रिसीव्स 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट, टोटल था ना? तो किसको ऐड करके आया होगा ये? हाँ, तो इक्वेशन बन गई हमारी 8x+100, 9y/100 इक्वल्स टू 1860। समझ में आया सबको? अब आप मुझे दूसरी इक्वेशन बताओगे। दूसरी इक्वेशन के लिए लिखा क्या है कि हैड शी इंटरचेंज्ड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू स्कीम्स। तुम्हें कल को क्या कहता है, इंटरचेंज कर देते, तो जो 8% पे कितना इन्वेस्ट करते? 8% वाले अमाउंट स्कीम में कितना इन्वेस्ट करते, एक्स या वाई? वाई। इंटरचेंज का मतलब ये है ना कि जो हमने 20 स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसको 8% पे लगा देते। तो तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या बन जाएगा दूसरा? विल इट बी 8y/100? और एक्स रुपीस कहाँ लगाते? 9% पे, तो 9x/100 हो जाता। और इंटरेस्ट कितना मिलता? 20 रुपए ज्यादा। याद है ना क्वेश्चन में 20 ज्यादा मतलब? दो इक्वेशंस बन गए, सॉल्व करिए। तुम सिर्फ काम बढ़ाओगे अपना, वो शो कर दो, लिखते जाओ लिखते जाओ, पर हमारा मेन टारगेट, मैं वही कह रही हूँ स्टेप्स मार्किंग क्या होती है, आपने ये लिखा x and y, उसके बाद ये इक्वेशन फॉर्म कर दी बस। ये तुम्हारा ₹x ₹y ये स्टेप्स में आएगा। फिर आपने इक्वेशंस फॉर्म करके इसको इस तरह से लिखा कि ये 9y है 18,600, मैं 100 को वहां ले गई। फिर मैंने यहां पर लिख दिया 9x और इसको लिख दिया 8y और लिख दिया 18,800, तो ये मेरी सेकंड चीज हो गई। तो ये स्टेप्स है, ये स्टेप, ये चेक किया जाएगा, फिर आपने उसे सॉल्व किया। अब आप इसे सॉल्व कैसे करते हो वो इमटेरियल होगा मेरे लिए, ठीक है? मैं आपका चेक करूंगी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, या आपने ये तो नहीं कि इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिख दिया, मतलब मैं सोचूंगी शायद किसी से कॉपी किया है। तो वो सॉल्विंग जरूरी है, लेकिन वो सॉल्विंग एक स्टेप होगा, मतलब उसको मैं सिर्फ देखूंगी कि हाँ सॉल्व किया है, देन आई इवैल्यूएट द आंसर। समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व कर लो आप, फटाफट से सॉल्व करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और दूसरे वाले को 8 से। अच्छा, इसको ना ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक बहुत अच्छा वे होता है, और वो हमें डिस्कस करना है, उसे हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आ जाएगा 72x+81y, मल्टीप्लाई किया 0, 0, 4, 5, 18 9 जा, करो। जो आपको बताना है, आपने बताना है मैंने सही कैलकुलेशंस किए हैं कि नहीं। चेक करो, मेरी भी गलत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मैं ओरली करती हूँ ना इसलिए। बैड का कुछ मैंने नहीं खोला। तो माइनस माइनस एंड माइनस, ठीक है कैलकुलेशंस? ठीक है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन है ना? ठीक है, एक जीरो आ रहा है, 17,000, 3 जीरो से आएंगे, ये नहीं आना चाहिए। 9x+8y और 100 से हुआ, तो बच्चों गलती क्या हुई है? एक जीरो यहाँ लगनी चाहिए थी, एक जीरो ऑलरेडी थी, 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, कुछ गलती है ऐसे कैसे? यहाँ पे नहीं लिखना होता। सो y आ गया 10,000, नाउ इट मेक सेंस। यहाँ नहीं लिखना होता, है ना?
तो गलती क्या थी, देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा, दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। अब मुझे पकड़ में कैसे आया, ये नहीं कि आंसर था मेरे पास, आंसर आ रहा है 1000। 1000 का प्रिंसिपल है, तुम्हें 1860 इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब क्या सोचोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें रियल लाइफ में भी कोई ये कहे ना कि 1000 में तुम्हें 1860 इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब स्कैम है ना, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ना, वो सारी चीजें वही है। तो यहां से वहीं से दिमाग में आया कि अगर मैं 8% की बात कर रही हूँ तो मैं 1000 का 8% लूंगी तो वो चीज 1880 नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई, प्लस करने के बाद भी 1880 नहीं बनेगा। तो यहां से बाय आ गया 10,000, और अगर बाय की वैल्यू पुट करोगे 8x प्लस 90,000 हो जाएगा, इक्वल टू 1,86,000। So 8x is 186,000 माइनस 90,000, तो ये मेरे पास आएगा 96,000, है ना, हाँ 8x is 96,000, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। सो मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए 12,000, मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी 10,000। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है, ठीक है। तो 100 से जब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेक भी कर लेना, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर लिखोगे कि मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, यहां लिखोगे ₹12,000, यहां रुपीज लिखना जरूरी है, स्कीम बी 10,000, और यहाँ पे प्लीज ऐसे मत लिखना, यहाँ पे लिखना है मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, ठीक है। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मुझे आपने आंसर बताना है, और अगर आंसर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये बाद में क्वेश्चंस लिखे थे और ये पेपर में आया हुआ है, ठीक हो गया। मैं ना सारे आंसर्स आपको कल बता दूंगी, इसमें जितने आंसर्स मिसिंग है ना अपडेट कर दूंगी इसको, समझ में आ गया। अब आते हैं ये शॉपकीपर वाले क्वेश्चन में, जिसमें ये साड़ी और स्वेटर, ये शॉपकीपर प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन जो होता है ये वाला, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अगेन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों देखो इसमें क्या लिखा है कि शॉपकीपर सोल्ड साड़ी एंड स्वेटर टुगेदर फॉर 1,050, ठीक है। तो जो 1,050 है वो क्या है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस, कुछ समझ में आती है ना हमें, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस, कितने का तुमने खरीदा है। तो अगर तुम शॉपकीपर हो तुम्हें मिला होगा 1,050, तुमने दो चीजें सेल की हैं, साड़ी है ना स्वेटर, तो कहते हैं उसको प्रॉफिट हुआ 10% का ऑन द साड़ी, ठीक बात है, 10% प्रॉफिट हुआ साड़ी पे एंड 25% प्रॉफिट हुआ स्वेटर पे। तो ये जो प्रॉफिट है और लॉस है और ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस समझ में आते हैं, बेसिक्स हमें याद है कि नहीं है। तो हमें बहुत बेसिक सी एक चीज याद रखनी है कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर यही परसेंटेज में दिया होगा तो हमने क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस 100 इंटू कॉस्ट प्राइस बाय 100, जिसको आपको लिखाते हैं कि सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी बाय 100। याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो इस चीज को याद कर लो, और बहुत प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगी अभी इसको नंबर्स के साथ। और अगर यही लॉस हुआ हो तो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस वो लॉस का जो परसेंटेज दिया होगा वो, लॉस इज बेसिकली डिस्काउंट, तुम्हें डिस्काउंट मिला है 10% डिस्काउंट, मतलब 90% देकर आए हो, 50% ज्यादा लेकर आए हो कि चीज थोड़ी मिल रही थी, नहीं नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा पैसा देके दे तो मैंने 10% ज्यादा दिया, तो प्लस 10% कर दिया आपने, समझ में आ गया। उसके टैग प्राइस पे लिखा है 100, लेकिन कोई और बंदा भी दे रहा था तो शॉपकीपर ने अपॉर्चुनिटीज ले ली, जैसे स्टॉक्स में होता है, तो उसने कहा नहीं नहीं आई विल नॉट गिव इट फॉर 100, दूसरा कहता है आई विल गिव 110, तो उसने उसको पकड़ा दिया, तुम वापस आ गए, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो उसने कहा है कि अगर हमारे पास दो चीजें थी,
उसने प्रॉफिट लिया 10% और 25%, तो उसको मिले 1050। जो उसके पास सेल्स प्रोसीड्स आए, रेवेन्यू आया, वो आया 1050। If he had taken a profit of 25% on the sari and 10% on sweater, he would have got 15 more. ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। राइट, तो हमें कॉस्ट निकालनी है ना हर एक की, और जो हमारा ये प्रॉफिट है ये भी कॉस्ट में ऐड होता है। प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ लगती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ सारी बी इक्वल टू एक्स। वो सबने लिख लिया था कॉस्ट और वो प्रॉफिट परसेंटेज वाला, है ना। तो हम लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ सारी, लेट द कॉस्ट ऑफ सारी इक्वल टू रुपीज एक्स, क्योंकि पहले सारी लिखी हुई है। लेट द कॉस्ट ऑफ स्वेटर इक्वल टू रुपीज वाई। सारी पे प्रॉफिट हुआ है 10% का। अगर कॉस्ट एक्स थी और प्रॉफिट 10% हुआ है, तो कहना है से जो सेल प्राइस होगा वो 110% होगा। अगर ये बात हमें ओरली समझ में आती है तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। मतलब कि शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा मिला है, तो उसको 110% मिला है। बात समझ में आई, ओरिजिनल नंबर का 110% मिला है। कि जो, अगर मान लो 500 की चीज थी और उसने कहा कि मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या उसको सिर्फ 50 मिला है? उसको 500 में तो मिला है ना। उसमें 50 ऐड करके उसकी पॉकेट में 550 आया, उसने अपने दिमाग में सेग्रीगेट किया कि 50, 500 तो खर्च किया था, 50 रुपए आ गए। यही होता है ना, राइट। लेकिन उसको मॉनेटरी वैल्यू कितनी मिली होगी, 550। तो उसने कहा कि अगर एक्स कॉस्ट प्राइस है, उसमें मैंने 10% बढ़ाकर मुझे मिल गया, तो मुझे 110% मिला है, 10% नहीं मिला मुझे। ठीक है। और जो इंटरेस्ट वाला केस क्या था, उसमें हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अमाउंट की बात नहीं कर रहे थे, है ना। बैंक में 1000 रुपए पड़े, 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपए ऐड हो गया, हम वो 100 रुपए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ कि प्रॉफिट हुआ है 1050 का। उसने कहा है ही रिसीव्स, ही सेल्स फॉर, इतने में सेल किया है, मतलब इतना सेल प्राइस है। समझ में आ गया, बिल में ये वैल्यू दी हुई है। वो सेग्रीगेट अपने आप बाद में कर रहा है कि मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। तो अब स्वेटर पे 25% प्रॉफिट है, तो क्या होगा, 125 बाय 100। और इसको किसके इक्वेट कर दोगे? अच्छा, ये इक्वेशन सॉल्व करना मैं बाद में सिखाऊंगी, आज इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो उसमें हमें जाना भी नहीं है। विल सॉल्व इट विद द इजियर अप्रोच। पर वो मुझे आपको क्वेश्चन करवाने होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विदाउट फेल एमसीक्यू में या फिर बोर्ड्स में लगातार 3 साल आए हैं। लास्ट ईयर नहीं आया, बट अदरवाइज 3 साल लगातार आया है। ठीक है। और अगर हम डीप एनालिसिस करते हैं पेपर का, तो कहीं ना कहीं किसी एक सेट में तो जरूर होगा। राइट। तो अब आप दूसरी वाली क्वेश्चन बताओगे, इफ यू हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सारी। वेरी गुड। मैं इतना बोलती हूँ ना, मुझे लगता है जब तुम आंसर करते हो ना कहीं ना मुझे आई गेट सो हैप्पी। मैं क्या डिस्क्राइब करूं। पढ़ लेना रेगुलरली, इस चीज को याद रखना। एंड 10% ऑन स्वेटर। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट डज दैट से? हाउ डू यू फाइंड टाइम स्पीड डिस्टेंस? इक्वेशन क्या होती है टाइम स्पीड डिस्टेंस में? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आता है सबको? वेरी गुड। क्योंकि यही चीज समझनी है। इसको इजी वे में कैसे समझते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख हाँ रही। बेटा, मैं नया बोर्ड ओपन कर रही हूँ ना। जो पुराना बोर्ड होता है ना, आफ्टर चेंजेस पुराना बोर्ड लोड होने में बहुत टाइम लगता है, उस पर लिखा होता है। सो डेटा रिट्रीव करते हुए ना, इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इट टेक्स फॉर एवर। सो आई ओपन अ न्यू बोर्ड, और वो तभी ओपन होता है जब हम पूरा खत्म करके दोबारा से करें। तो देखो देखो आ गया ना। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी फंक्शंस। बस, कुछ नहीं कर सकते। चल, अब लिखते हैं
क्वेश्चंस ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना बोर्ड? यस मैम। क्वेश्चन ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जिसे याद रखने के लिए पता क्या करते हैं, ये ट्राइंगल बनाते हैं। डिस्टेंस, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस और यहाँ लिखोगे एस और ये डी, ये सारा हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है। तो जब डिस्टेंस निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर टाइम निकालना है तो इसको छुपा लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस चीज को याद रखना, डी एस टी लिखते हो। और पहले वाले ना जमाने में ना, तुम्हें तो नहीं पता होगा, एसटीडी बूथ हुआ करते थे, कभी किसी ने देखे हो एसटीडी बूथ? अब तो फोन ही आ गए, बिकॉज यू बीन बॉर्न इन द जनरेशन जहां पे आपको सेल फोन्स बहुत इजीली दिखे। अदरवाइज पहले कॉलिंग के लिए टू स्पेशली टू एन आउटसाइड टू अ प्लेस विच इज लाइक नॉट पंजाब, लोकल कॉल नहीं करना, आपको बाहर कॉल करना है, तो एसटीडी बूथ हुआ करते थे, तो वहां से हमें ये फॉर्मूला याद करवाया था, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये याद करना है, एस टी डी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब आ जाओ, डिवाइड नहीं करते। अगर तुम कह रहे हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और टाइम, तुम प्रैक्टिकली सोच, तो वो यू आर ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे के लिए चल रहे हो, तो 40 डिवाइड बाय 20 करोगे डिस्टेंस। ठीक है ना? तो जब भी आपको एक्चुअल, ये हंसने वाली बात नहीं और कोई मजाक वाली बात भी नहीं है, हाँ ये कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है, दैट इज समथिंग अ वेरी, बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो समझना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चंस, सर्कुलर मोशन, क्लॉक्स के इतने क्वेश्चन आते हैं कि छोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, जितने मर्जी बातें करो। ठीक है, तो आपने पता क्या करना होता है, जब भी कंफ्यूजन आए ना इस चीज में, आपने नंबर्स के साथ प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। आज समझ में आ गई, बिल की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, नंबर लेके सॉल्व कर लो कि आज मैं 100 रुपए की चीज लेके आ रही हूँ, मुझे 10% प्रॉफिट है, तो मेरी जेब में कितना आया। प्रॉफिट की बात करो तो 10 है, मुझे मनी कितनी मिली 110, कॉस्ट कितनी थी 100। सो दिस इज अ थिंग विच आई वॉज टॉट इन माई 10th स्टैंडर्ड, दैट वेन एवर यू फाइंड प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला, टेक नंबर्स, प्रैक्टिकली नंबर्स लेकर उसे समझो, उसको इवेल्युएट करो। पेपर में कंफ्यूजन होती है ना, तो सोचना कि अगर मैं 2 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही हूँ, 2 घंटे मैंने वॉकिंग की, रनिंग की, जॉगिंग की, तो मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। सो इफ आई एम सेइंग 2 किलोमीटर पर आवर की मेरी वॉकिंग स्पीड है, और मैं 2 घंटे या 2 आवर्स वॉक करके आ रही हूँ, तो मेरा कितना डिस्टेंस बनाया जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, कितना आगे चली गई हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हमारी स्पीड थी, ये टाइम था, और ये आ गया डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया। बहुत प्रैक्टिकली सी चीज हमें याद करनी है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स में अगर टाइम्स पर डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें करना होगा वो है, लिख लो, बार बार मैं कहाँ इसको सुनूंगी, लिखो। A train covers a certain distance at a uniform speed. This is question number 21. आपकी वर्कशीट में ना कहीं क्वेश्चन 21 लिखा होगा, बेस्ड ऑन ग्राफ से जस्ट पहले। A train covers a certain distance at a uniform speed. एक ट्रेन है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ। ठीक है, एक फिक्स स्पीड है ट्रेन की, तो आप दिया हो तो अपनी स्पीड पर चलती है और एक डिस्टेंस उसे कवर करना है। तो इफ द ट्रेन हैड बीन, उसकी स्पीड, ट्रेन हैड बीन 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो जब आपको फास्टर कहा जाता है, आपको उसकी स्पीड दी हुई है कि स्पीड में कितना बड़ा होता ये दिया गया है, कितना प्लस होता या माइनस होता वो। तो अगर मैं कह रही हूं कि 30 किलोमीटर ज्यादा चल लेती, फास्ट चल लेती, तो इसका मतलब उसकी स्पीड में प्लस हो जाता है ये। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं दी हुई है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, मतलब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे 2 घंटे पहले पहुंच जाती।
यहां से दिल्ली जाना है, शताब्दी 6 घंटे में पहुंचा रही है, मैं स्पीड को बढ़ा देते, मैं 4 घंटे में पहुंच जाती। तो आपको वो कितने घंटे में पहुंच रही है उस स्पीड पे नहीं दिया होगा। तो ना आपको दिया हुआ है कि वो डिस्टेंस कितना है, ना ही यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, और ना ही वो टाइम कितना ले रही है वो दिया हुआ है। लेकिन दे दिया कि अगर वो फास्ट चलती तो टाइम कम हो जाता। बट ऑफ कोर्स यही होता है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशन। एंड इफ इट हैड बीन स्लोअर, पहुंच गया, मुझे तो थोड़ा स्लो ही चला लेती क्योंकि मुझे अपनी जल्दी पहुंच गया हूं मैं, तो इट वुड हैव टेकन 2 hours मोर, वो 2 घंटे ज्यादा लेती। 30 किलोमीटर ज्यादा चलती स्पीड तो मैं 2 hours लेस टाइम होता। और अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्लो हो जाती, इतनी कम हो जाती स्पीड, तो इतने से कम हो जाती, तो 2 घंटे ज्यादा लगते। अब यहां से मुझे बताना है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या है, वो कितना टाइम ले रही है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और वो डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में लिख लो, ये ना हमारा बुलेट पॉइंट होगा, इसको प्रैक्टिस है कि अगर तो डिस्टेंस इज गिवन, अगर डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिया हो, इतना डिस्टेंस है जो उसे ट्रैवल करना है ना, देन दैट क्वेश्चन इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। व्हेन डिस्टेंस नॉट गिवन, तब क्वेश्चन होगा लीनियर इक्वेशंस में से, और ऑफ कोर्स 2 वेरिएबल्स का ही होगा। बात समझ में आ गई। ये सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट होता है कि मैम हमें कैसे पता क्वाड्रेटिक होगी, हमें कैसे पता लीनियर होगी। तो सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, स्पीड को 2 तरीके से छेड़ा हुआ है, टाइम को 2 तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो हम वही करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स लेने हैं, एक्स एंड वाई। अगर आपको फिर भी लगता है कि क्वाड्रेटिक में भी, आई विल से सॉल्व बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर हमें 2 वेरिएबल ही लेने हैं तो हम क्या लेंगे, एक्स एंड वाई क्या क्या शो करेंगे, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस नहीं लेना होता मैक्सिमम क्वेश्चंस में, डोंट टेक डिस्टेंस, गो बाय द इनिशियल एक थॉट प्रोसेस कि हम स्पीड और टाइम ही लेते हैं, क्योंकि देखो वेरिएशन स्पीड एंड टाइम में ही दी हुई है। ठीक है, लेट द स्पीड, अब यहां पर x किलोमीटर पर आवर सेम यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। लेट द टाइम, कि इस स्पीड पर जो टाइम लगेगा वो वाई आवर्स। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना है, आप 8:30 स्टार्ट करते हो, है ना, और 8:50 तक स्कूल पहुंचना है, तो 8:15 स्टार्ट करते हो, 8:20 पे स्टार्ट करते हो, बहुत टाइम है, आराम से स्पीड से जाते आ रहे हो। लेकिन जहां लेट हुए, 8:35 पे घर से निकले, तो आप स्पीड को बढ़ा दोगे। स्कूल और आपके घर का डिस्टेंस कोई बढ़ चढ़ जाएगा, सेम रहेगा। तो जब भी हमने स्पीड और टाइम में वेरिएशन की, डिस्टेंस हमारा क्या रहा, सेम, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो स्पीड एक्स थी, टाइम वाई था। आप बता सकते हो डिस्टेंस कितना होगा, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स बाय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम डिजिट्स वाले नंबर में 10x+y करते थे, क्योंकि एक्स वाई का मतलब है हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन नंबर 47 लिखना है तो हमने उसे 10x+y, 10 × 4 + 7 लिखा। बात समझ में आ गई। तो डिजिट्स में जरूरी है नंबर फॉर्मेशन में भी राइट 10x+y, अदरवाइज यहाँ डिस्टेंस इज एक्स वाई। अब देखो, स्पीड हैड बीन 30 किलोमीटर फास्टर, क्या होता, स्पीड कितनी थी एक्स, फास्ट चलो मतलब स्पीड को बढ़ाओ, बढ़ाओ करने के लिए क्या करना होता है, प्लस। किस में प्लस करेंगे, एक्स में, क्योंकि वो स्पीड है। किसको प्लस करेंगे, 30। अब स्पीड क्या होगी, अब तुम इक्वेशंस फॉर्म, मतलब आप इसे लिखो न्यू स्पीड ओल्ड स्पीड, कुछ नहीं है, इक्वेशन डायरेक्टली फॉर्म करते हैं। टाइम क्या हो जाता, 2 hours, कम, कम का मतलब माइनस, टाइम क्या था, बाय, बाय -2। इन दोनों को क्या करना चाहिए, न्यू स्पीड न्यू टाइम, न्यू स्पीड न्यू टाइम मल्टीप्लाई, और इनको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस तो वही रहेगा, तुम्हारे घर और स्कूल का डिस्टेंस नहीं सेम होगा, कभी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा ना, तुम्हारा घर पीछे हुआ ना स्कूल आगे हुआ है, या दोनों पास पास आ गए कि तुम लेट हो गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो डिस्टेंस स्कूल और घर का सेम है, लेकिन आपने स्पीड की वेरिएशंस करके टाइम को ऊपर नीचे किया। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन बनाओगे, स्लोअर बाय 15, हाँ, और दूसरा टाइम कितना हो गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, भी नहीं है, बीच में है,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अभी भी क्या रहा, x। ठीक है, सो दीज आर टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसमें क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, तो मैं आपको करवाऊंगी ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है। सबसे डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन देना तो मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस डाल, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली, ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर आएगा +30y -2x -60 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, 30 और y अलग अलग नहीं हुए, इकट्ठे ही हैं। तो इन क्वेश्चंस में ये एक्स वाई कटना बहुत जरूरी है, कटना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, XY -15y +2x -30 इक्वल टू एक्स वाई। फिर ये एक्स वाई हाँ, y6 आ रही है, वेरी गुड। और y मतलब टाइम आ गया 6 आवर्स, है ना। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू कितनी बचे बताओ। दिस इज हाउ आई एक्चुअली वॉन्ट द आंसर, तुमने दिया है ना, दिस वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा। -2x +30y -60 इक्वल टू 0, और 2x -15y -30 इक्वल टू 0, ये हमारा कैंसिल हो गया। 15y -90 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 6, वेरी गुड। y की वैल्यू 6 डाली तो हमारे पास आ गया 30 × 6 -2x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 180 -60 कितना हो गया, 120। 120 इक्वल टू 2x हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, वेरी गुड। तो स्पीड कितनी थी, है ना, और टाइम कितना लगा, 6 आवर्स। तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना था, हाँ तो क्या है वो, कांस्टेंट तो है, हाँ 360, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। ठीक हो गया ना बच्चे, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूं, मैं बता दूं आपको जो कर सकते हो आप। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अभी नहीं करना है, नहीं। चलो अभी आज इतना ही करके आओ, कल आपका टेस्ट है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के क्वेश्चंस को छोड़कर जितने मैंने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स क्लास में करवाए हैं उन सबको अच्छे से करना, उन्हीं में से क्वेश्चन देंगे, कर सकते हो। एक कल तो टेस्ट है बेटा, चलो कल टेस्ट होगा बच्चे। हाँ।